हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 से लेकर के 35 के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के अंतर्गत विषय जिसका राज्यों का संघ के बारे में पढ़ेंगे। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम राज्य क्षेत्र से संबंधित है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र। दूसरा, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। और तीसरा, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। अर्जित करने का तात्पर्य ये है कि जैसे 100वें संविधान संशोधन के द्वारा बांग्लादेश से कुछ ज़मीन अर्जित की गई, ऐसे अर्जित किए जाएं। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 का सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था। इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया। चलते हैं अब अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में वर्णित है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो यह किसी भी राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह किसी राज्य में उसके क्षेत्र को अलग कर 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसमें संविधान संशोधन की शर्तें हैं कि संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत होगा। जैसे किसी राज्य के किसी सीमा, क्षेत्र या फिर नाम बदलना हो, इन सब चीज़ों से संबंधित अगर कोई भी विधेयक है तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत होगा। यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है तथा दिए गए मत को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इसी कारण भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। चलते हैं अब अगले भाग की तरफ। अगला भाग है नागरिकता। नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक वर्णित है। तो पहले अनुच्छेद 5 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 में वर्णित है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से तात्पर्य यह है कि संविधान जब बना नहीं था तो उसके पहले से जो लोग भारत में रह रहे थे उनकी नागरिकता। अनुच्छेद 6 में है
पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जैसे पहले जो भारत में आए, पाकिस्तान से प्रव्रजन किए, उनकी नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 6 है। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जो पाकिस्तान प्रव्रजन कर गए उनकी नागरिकता से संबंधित है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 8, भारत के से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जैसे भारत से बाहर रह रहे हैं और उनका मूल निवास भारत का है तो उनकी नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। जैसे जो दूसरे देशों की नागरिकता धारण कर लेते हैं तो उनकी नागरिकता स्वतः ही नष्ट हो जाती है। हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार से नागरिकता को नष्ट किया जा सकता है और कितने प्रकार से नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है। अनुच्छेद 10, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का अगर बदलाव किया जाएगा तो संसद द्वारा किया जा सकता है। हम नागरिकता का अर्जन 5 प्रकार से कर सकते हैं। एक, जन्म से, दूसरा वंशानुगत से, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा, पांचवा क्षेत्र सम्मिलित होने पर। जैसे जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, एवं 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले जन्मा बच्चा भारत नागरिक होगा यदि उस दौरान उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक रहा हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हों अथवा जन्म के समय दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, दूसरा अवैध प्रवासी न हो, भारतीय नागरिक माना जाएगा। वंशानुगत से कैसे? 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उनके पिता भारतीय नागरिक हों, या फिर 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। पंजीकरण द्वारा, भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, या भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, या फिर भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे, ये संबोधित देश के एक निश्चित अवधि तक निवास करना। किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहां भारतीयों को देशीकरण द्वारा नागरिकता न मिलती हो। अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करें। ऐसे हम पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आगे देशीकरण द्वारा, 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से यह एक अच्छा ज्ञाता हो, उसके चरित्र वाला हो। एक विशेष उपबंध के तहत यह छूट दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो तो उसे उपर्युक्त शर्तों को पूर्ण किए बगैर भी नागरिकता देशीकरण के द्वारा दिया जा सकता है। इस प्रकार से नागरिक बने प्रत्येक व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। क्षेत्र सम्मिलित होने पर, नए क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करने पर वहाँ के नागरिकों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे 2014 में बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारत में आए थे 100वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो वहाँ पे जितने भी नागरिक रहे होंगे क्षेत्र सम्मिलित होने पर उन राज्यों के या फिर उन कस्बों के लोगों को
भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अब बात करते हैं कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से हो सकती है। पहली, नागरिकता का परित्याग कर देना, दूसरा बर्खास्तगी और तीसरा वंचित किए जाने पे। तो नागरिकता का परित्याग, पूर्ण आयु व क्षमता का कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है। ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहेगा, लेकिन 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। अब बर्खास्तगी, किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती जब भारत सरकार युद्धरत हो, अर्थात किसी युद्ध में शामिल हो, और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान न कर दे। तीसरा है वंचित किए जाने पर। वंचित किए जाने ऐसे भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है, वह केंद्र सरकार के आदेश से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं कर सकती है। यदि उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु किसी छल का, झूठे तथ्यों का प्रयोग कर वास्तविक तथ्य छुपाए गए हों, भारत के संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की हो, किसी युद्ध में जब भारत शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर जो राष्ट्र विरोधी हो, नागरिक के रूप में पंजीकरण और देशीकरण के बाद 5 वर्षों में व्यक्ति को अन्य देश में 2 वर्ष का कारावास रहा हो, या फिर नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। 3 सब कारणों की वजह से उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक हो, उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। 7 वर्षों से भारत से बाहर रहने से तात्पर्य है कि वह इस दौरान न तो किसी शिक्षा संस्था में पढ़ा हो, न ही भारत सरकार या किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सेवा में हो जिसमें भारत सदस्य रहा हो। तीनों प्रकार से हम नागरिकता को बर्खास्त हो सकती है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के अगले भाग की तरफ। अगला भाग है मूल अधिकार। मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल किए गए हैं। तो इसका 12वां अनुच्छेद है अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, यह भारत अनुच्छेद 12 के अंतर्गत सभी लोग मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां समाहित होती हैं। अब अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक के लिए समानता का अधिकार है। 14 से लेकर के 18 तक के अनुच्छेद को समानता का अधिकार कहते हैं, जिसे समान रूप से अधिकार मिले। तो सबसे पहला अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं है, सभी लोग एक समान हैं। ये कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो या अधिकारी हो, सामान्य विधि से बढ़कर नहीं है। इन चीज़ों को विधि के समक्ष समता के अंतर्गत रखा गया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा पूछा जाता है और थोड़ी सी चेंजिंग है। जैसे विधि की समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल से लिया गया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण
यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। फिर से बता दे रहे हैं कि विधि की समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल से लिया गया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 15। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। इससे यह तात्पर्य है कि जैसे राज्य को आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद किसी के साथ नहीं करेगा। दिए गए प्रतिषेध प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं और यहाँ केवल शब्द विभेद का उपयुक्त आधारों तक ही सीमित करता है। जैसे महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यह लिंग तक सीमित है, किंतु अवैध नहीं, क्योंकि पुरुष महिलाओं के जैविक अंतर से उत्पन्न परिणाम के कारण यह सुविधा है। राज्यों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, मनोरंजन स्थल यह पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव न किया जाए। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के संबंध में है। जैसे लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता मतलब राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश क्रम, जन्म स्थान, निवास या इसमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा तथा उससे विभेद भी नहीं किया जाएगा। तो ये रहा अनुच्छेद 16। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 17, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 17 में घोषणा की गई है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो किसी विधि के अनुसार दंडनीय होता है। अब चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पे, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत से उल्लेखित किया गया है। उपाधियों का अंत से तात्पर्य है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि नहीं प्रदान करेगा। भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है, वो भी राष्ट्रपति की सहमति पर। अगर राष्ट्रपति की सहमति नहीं है तो कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। भारतीय हो या विदेशी, भारत में लाभ का पद धारण करता है तो विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। एक इसी के साथ हम बता दें कि 1954 में स्थापित पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री को उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार पुरस्कार माना गया है, न कि उपाधि। हालांकि पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इसके प्रयोग पर मनाही है। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ, जो 19 से 22 में वर्णित है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पहला आता है अनुच्छेद 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता जो होती है, इसी के अंतर्गत 19(1) के अंतर्गत ही भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, जिसमें शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार होता है,
संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, जो कि 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को भी शामिल किया गया है। नहीं तो इसके पहले क्या था कि सिर्फ संगम बनाने का, संगम मतलब कि समिति, कोई छोटी जैसे कोई संगोष्ठी बनाने का अधिकार दिया गया है। इसी के साथ साथ 19(1) में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा करके अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया था। अब चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। यह मुख्य रूप से अनुच्छेद 20 का संबंध है कि राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर सकता। 20(1) में लिखा गया है, किसी कानून को अतीतकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है। इससे अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। 20(2) में दोहरे दंड से संरक्षण है। जैसे किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। यह निषेध केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है। विभागीय व प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। और 20(3) में अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। इसमें 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है आपराधिक कृत्य के मामले में अभियुक्त बनाया गया हो। दूसरी शर्त है विचारण की प्रक्रिया में उसे अपने ही विरुद्ध वाद किया गया हो। और तीसरी शर्त है उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य किया गया हो। अब चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। यह अनुच्छेद भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए अनुच्छेद 21 को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि अनुच्छेद 20 और 21 ही एक ऐसे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी इन्हें निरसित नहीं किया जाता है और सभी मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को निरस्त नहीं किया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 क। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। उसके पहले ये इसमें वर्णित नहीं था। तो 21 क में राज्य 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझे। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। चलते हैं अगले अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 22। इसमें है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसका तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर उसके निम्न अधिकार बताए गए हैं। जैसे अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का उसे अधिकार है, अपनी रुचि के वकील से मामला कोर्ट में प्रस्तुत कराने का अधिकार है, मतलब अपने हिसाब से वो वकील तय कर सकता है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार है। इन 24 घंटों में अवकाश, यात्रा में लगा समय शामिल नहीं है। इसमें निवारक निरोध क्या है? अपराध करने से पूर्व ही संदेह के आधार पर व्यक्ति को रोकना, गिरफ्तार करना। इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को क्षति से बचाना, अपराध को रोकना है। दंडात्मक निरोध क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने व सिद्ध होने पर कारावास में रखा जाता। ये रहे स्वतंत्रता के अधिकार। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक।
शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार से तात्पर्य है कि इसमें पहला अनुच्छेद है 23 में मानव के बलात् श्रम दुर्व्यापार का प्रतिषेध। मानव के बलात् श्रम और दुर्व्यापार का प्रतिषेध। जैसे इसमें 23(1) में, अनुच्छेद 23(1) में वर्णित है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार बलात् श्रम का प्रतिषेध और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 23(2) के अंतर्गत राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती। ऐसा सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसमें आया है मानव दुर्व्यापार। इससे मानव दुर्व्यापार क्या होता है ये हम बता दें कि पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री नहीं की जाएगी। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, नहीं किया जाएगा। या फिर दास नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए संसद द्वारा 2 कानून भी बनाए गए हैं। पहला कानून है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और दूसरा है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पे, अनुच्छेद 24 कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें वर्णित है कि अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। इससे संबंधित संसद द्वारा कई कानून जैसे पारित किए गए हैं, जैसे कारखाना अधिनियम 1948, बगान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986। ये कानून लागू हैं। आपको इसी के साथ साथ बता दें कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो कालीन, कांच, ईंट भट्ठों, पत्थर खदानों, घरेलू बाल मजदूरों व खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों को मुक्त कराए थे। इनके संगठन का नाम बचपन बचाओ आंदोलन है। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ, अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है कि अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें अनुच्छेद 25 में 2 मुख्य स्पष्टीकरण हैं। पहला, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार होगा। दूसरा, हिंदू शब्द में जैन, सिख, बौद्ध सम्मिलित हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 25 में 2 मुख्य स्पष्टीकरण हैं। 25(1) में सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। ये हैं अनुच्छेद 25। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे धार्मिक कार्य करने के लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। जैसे किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक प्रतिष्ठान हो, कोई कार्य हो, इसके लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 27 में वर्णित है किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। जैसे किसी विशेष धर्म में आप कोई भी अपना संपोषित मतलब होता है, अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो इनसे आपको टैक्स में छूट, सरकार टैक्स में आपको छूट प्रदान करती है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हों। अनुच्छेद 27 कर टैक्स लगाने का निषेध करता है, शुल्क लगाने का नहीं, तो यहाँ इसमें टैक्स नहीं लिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित
होने के बारे में स्वतंत्रता। इसके लिए धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना से संबंधित है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त व राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने, उपासना करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि वह स्वयं या अवयस्क होने पर उसके संरक्षक सहमति न दें। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 29 से 30 सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 में वर्णित है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें 29(1) में भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। 29(2) के अंतर्गत राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी को आधार बना करके वंचित नहीं किया जा सकता। चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें है धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। एक नोट बता दें कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में अल्पसंख्यक के रूप में हैं। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। अनिवार्य अर्जन से तात्पर्य है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक या कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 32। यह अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का प्रवर्तन होता है और मूल अधिकारों का व्यवहारिक प्रयोग संभव हो पाता है। साथ ही उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण इसे प्रदान किया गया है। इसी कड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि यह अनुच्छेद यह संविधान की आत्मा है एवं उसका हृदय है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। यह 5 प्रकार के रिट अनुच्छेद 32(2) में शामिल किए गए हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रिट जो कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जारी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ जो 33 से लेकर के 35 के बीच में हैं। मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध। मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध से संबंधित है कि संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में देखिए, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति होती है। यह संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। इसका मुख्य उद्देश्य इनके समुचित कार्य करने और अनुशासन बनाए रखना है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ या मूल अधिकार।
जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्वहन। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह संसद को इस बात की शक्ति भी देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित कर दे। और अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 35। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान दिए गए हैं इसमें। इसके तहत संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं प्राप्त है। ये रहे आज के मुख्य अनुच्छेद 1 से लेकर के 35 तक के। यदि हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोज़ को और कमेंट करिए आपको क्या अच्छा लगा। और इसकी गहन जानकारी हमने आपको 1 से लेकर के 35 तक के सभी अनुच्छेदों के बारे में दिया है और इसे आप अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे कहीं नोट कर सकते हैं।